हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को काफी अच्छे से समझने के लिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ आइडियाज पहले मैं आपको बताऊं। We know that chemical reaction is a process in which new substances of new properties are formed. Chemical reaction जब होता है तो इसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एक से ज्यादा सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो सकता है और जितने सारे नए सब्सटेंसेस बनते हैं सबके प्रॉपर्टीज जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं जिनसे वो बना है रिएक्शन करके उससे इंटायरली डिफरेंट होता है, अलग होता है। हम लोगों को या आपको भी ऐसा लगता होगा कि केमिकल रिएक्शन हम किसी लैब में ही करा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन किसी लेबोरेटरी में ही होता होगा। बट फैक्ट ये है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस तो हमारे लिए यूजफुल भी है। ये केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में अक्सर होता रहता है, हम लोग उसको नोटिस तक नहीं कर पाते। इसलिए अगर ये हम सोचते होंगे, आप सोचते होंगे कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में ही हो सकता है या केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एक बहुत ही खास तरह की इन्वायरमेंट की जरूरत होती होगी, या आपको लगता होगा कि उसके लिए अलग से कोई स्पेशल रूम या स्पेशल प्लेस या स्पेशल कुछ ऐसा बनाना पड़ता होगा, तो ये गलत सोच है। जैसा मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन नेचर में ऑटोमेटिक बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जो कुछ खास तरह का जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल है या जिसकी हमें जरूरत होती है स्पेशली, उसको कराने के लिए कुछ प्रिकॉशंस, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स हमें करने होते हैं। ये बात अलग है। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन का होना जरूरी है। हो सकता है कि ये फेवरेबल कंडीशन वही है जो एटमॉस्फेयर में है। तो अगर एटमॉस्फेयर में ही केमिकल रिएक्शन होने वाला फेवरेबल कंडीशन अगर किसी केमिकल्स को मिलता है तो वो ऑटोमेटिक वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है या होता रहता है। लेकिन दूसरे तरह के ऐसे भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिनको होने के लिए, जिनका परफॉर्म करवाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट या उसके लिए स्पेशल टाइप का एक फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है जो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं जो हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। इन एग्जांपल्स में हमारा है जैसे सोडिंग ऑफ मिल्क। आप देखते होंगे अगर आपके घर में आया हुआ मिल्क को अगर हम कुछ देर तक फॉर कंसिडरेबल टाइम तक उसको बॉयल नहीं करते हैं तो क्या होता है, उससे बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। अब आप नोटिस करिए कि ये बैड स्मेल कहां से आ रहा है। ये बैड स्मेल अगर आ रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ और जिस केमिकल रिएक्शन से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया जिसका स्मेल क्या है, बैड है, या जिसका स्मेल सोर है
खट्टा है और वो उसका स्मेल आपको खट्टा लग रहा है। तो अगर मिल्क से कर्ड का अगर फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, मिल्क में जो सब्सटेंसेस है और इन्वायरमेंट में मिलने वाले कुछ ऐसे कंडीशंस है जो फेवरेबल कंडीशंस है, जिसके वजह से मिल्क में केमिकल रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आप फल खाते हैं, फल कच्चे हो सकते हैं, पके हुए हो सकते हैं, सड़े हुए हो सकते हैं। इन फ्रूट्स में जो अलग अलग टाइप का हमने बताया आपको, अगर फ्रूट्स कच्चे हैं, अनराइप है, और अगर वो राइप हो रहा है, पक रहा है, तो डेफिनेटली उस फल के अंदर में केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने के वजह से जो चेंजेज आए, उस चेंजेज के कारण उसका टेस्ट बदल गया, उसका कलर बदल गया, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते होंगे आपके आसपास अगर कोई लोहे की चीज है जो हवा में या पानी में रखी हुई है, उसमें रस्ट आ जाता है, जंग उसमें लग जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। रस्ट अगर उसमें बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन की ही वजह से बन रहा है, जो कि उस आयरन में हुआ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हम खाना खाते हैं, हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन भी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जो चेंजेज होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसी तरह से जो है कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग कोई भी खाने को पकाते हैं, तो खाना पकने के बाद, खाना पकने के समय उनमें जो सब्सटेंसेस पहले से प्रेजेंट थे, उन सब्सटेंसेस के बीच में ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद केमिकल रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते ही न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, और हमारा जो पका हुआ फूड है, जो हमारा कुकिंग फूड है, ये क्या हो गया, एक न्यू सब्सटेंस बना ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल्स है। और केमिकल रिएक्शन तभी होते हैं जब केमिकल चेंज होते हैं, या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज तभी होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर हम कैसे नोटिस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, या केमिकल रिएक्शन होने वाला है, या हो चुका है। तो इस केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को जानना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यू नो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसके नेचर को बताता है। यहां पर भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स के सहारे हम लोगों को ये नोटिस हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, या केमिकल रिएक्शन के वजह से ऐसा हो रहा है। इसके पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके पहले मैं एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और उससे जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं। एक मैं एग्जांपल बताता हूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। मैग्नीशियम आपको लैब में मिलेगा रिवन के फॉर्म में, स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा। ये मैग्नीशियम रिवन सपोज करते हैं कि ये आपका मैग्नीशियम रिवन है।
इसे हमको बर्न करना है, और बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और इस बात को महसूस करना है कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस बने हैं वो न्यू सब्सटेंस। अब अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहेंगे तो कैसे इसको बर्न करेंगे? आपको पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न्स। ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न अगर करना हो तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा? ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंस जो बनाएगा ये होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में कुछ देर तक अगर रखते हैं तो ये क्विकली बर्न नहीं करता। क्वेश्चन आता है, गिव रीजन। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करने से पहले सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं। सैंड पेपर से इसको साफ करेंगे, क्यों? इसका जवाब ये है कि जब मैग्नीशियम हमारा आपका लैब में या कहीं पे रखा हुआ होता है तो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से वो धीरे धीरे कंबाइन करके वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर उस मैग्नीशियम के कांटेक्ट में एयर को आने से रोकता है, और जब तक एयर के कांटेक्ट में मैग्नीशियम रिबन नहीं आएगा तब तक वो बर्न नहीं करेगा, कितना भी हम इसको फ्लेम पे बर्न करते रहे। लेकिन जैसे ही हम लोग सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर में जो बेसिक कार्बोनेट का लेयर है, ये लेयर जब हट जाता है तो मैग्नीशियम मेटल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, और जब उसको हम फ्लेम पे ले जाते हैं तो बर्निंग फ्लेम पे ले जाते ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और वहां पे सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और विथ डेजलिंग फ्लेम, बिल्कुल चमक, जैसे फुलझड़ी जलाने के बाद जो रोशनी होती है उस तरह की रोशनी जो है मैग्नीशियम के ऑक्सीजन में बर्न करने से होती है। और उस बर्न करने के बाद जो पाउडर ऑब्टेन होगा वो व्हाइट पाउडर जो है कलेक्ट होगा, राख के फॉर्म में, एसेस के फॉर्म में जमा होगा। यही हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम हमने बर्न करने के पहले लिया था और बर्न करने के बाद जो मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों आपस में इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in the presence of oxygen, it combines and form magnesium oxide or new substance which is formed due to chemical reaction। और इस तरह से केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? हमारा ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर में अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो जरूरी चीजें हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि क्या क्या चीजें जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पूरे क्लियर करने हैं। उसमें ये बातें हैं। नंबर 1, पहली बात, आप सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं, एक सजेशन ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस चैप्टर को अभी ये हमने स्टार्ट किया है और इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आएंगे। उस केमिकल रिएक्शंस आप के सिर से पार नहीं हो जाए, आपसे क्रॉस ना कर जाए, आपको कुछ समझ में नहीं, ऐसा नहीं हो, इसलिए आप इसके पहले प्रिपरेशन करें। तो पहला ये है
कि सबसे पहले आपको सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जितने सारे एलिमेंट्स हैं आपको पता होगा 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, बट 118 आपको हो सकता है एक बार में याद नहीं हो। जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे करेंगे। नंबर 2, सिंबल्स के बाद जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसके वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। आप वैलेंसी जब जानेंगे तभी फॉर्मूला बनाएंगे, इसलिए सिंबल के बाद वैलेंसी आपको लर्न करना है या आपको मालूम होनी चाहिए कि उसकी वैलेंसी क्या है। और तीसरा, वैलेंसी जब आपको पता हो जाएगा तो वैलेंसी के बाद आप कैसे लिखते हैं फॉर्मूला कंपाउंड का, वो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सीखना होगा कि इस तरह से उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और जब फॉर्मूला आपको लिखने आ जाएगा तो नंबर 4 है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वैसे मैं हर चीज के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले से मैं एक आपको आइडिया देता हूं कि आप इस पे अपनी तैयारी पूरी कर लें। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये इस चीज को आपको सीखना होगा। और सीखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। और इसके अलावे वैलेंसी और फॉर्मूला, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको वैलेंसी भी पूरी तरह से दिमाग में आ जाए और फॉर्मूला हम आराम से बना लें, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना होगा। ये सारी चीजें 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, इसलिए इसको मैं आपको बता दूं कि आप इसे करें। अभी मैं इसमें एक बात बताने जा रहा हूं कि फॉर्मूला का फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मूला हम लोग किसी कंपाउंड का लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, वैलेंसी पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। अगर सिंबल और वैलेंसी अगर पता हो तो आप फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। इन सारी जो टॉपिक्स हैं इस पे आपको क्लियर करना है। इसको अब जैसे आपको फॉर्मूला लिखना है, सपोज करते हैं कि आपको फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया बन जाए कि जब तक हमको सिंबल और वैलेंसी पता नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो पहले हम लोग को जानना होगा मैग्नीशियम का सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg, पता होना चाहिए। और क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl। ये सिंबल लिख दिए। लिखने के बाद क्रिस क्रॉस मेथड है, इसमें वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास, इसे क्रॉस कर देना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी आएगी क्लोरीन के पास तो 2 हो गया, मैग्नीशियम का 2 है, अब क्लोरीन का 1 है। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ देखें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना हो तो एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगा, सिंबल Al और क्लोराइड का Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। अगर दोनों का वैलेंसी अगर सेम हो जाए तो उसको कट कर लेते हैं। जैसे अगर हमको लिखना है बेरियम सल्फेट, क्या, बेरियम सल्फेट,
बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या होगा, तो बेरियम का सिंबल जानना होगा, सिंबल और वैलेंसी क्या इंपॉर्टेंस है तो समझिए। तो बेरियम हो गया सिंबल Ba और सल्फेट का होता है SO4, ये रेडिकल्स है, कंपाउंड रेडिकल्स। बेरियम की भी वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी होती है 2, दोनों की वैलेंसी 2 कैंसिल हो गया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया BaSO4। तो इस तरह से अगर हमको सिंबल और वैलेंसी पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला इस क्रिस क्रॉस मेथड से आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reactions can be characterized by the evolution of gas, right? कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं किससे? बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ये हुआ कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि उनमें गैस का इवोल्यूशन हो, उससे गैस का फॉर्मेशन हो, और जब गैस का फॉर्मेशन होगा तो हमें नोटिस हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि गैस फॉर्म कर रहा है। इसका एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का फॉर्मूला हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया H2SO4। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4 और प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी इस केमिकल रिएक्शन में ये हम लोग को नोटिस मिलता है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का। यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को रिएक्शन कराया था, उसी तरह से जो है हम लोग दूसरा रिएक्शन ले सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट। अब आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना होगा, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na, कार्बोनेट का सिंबल हो गया CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा? सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी 2। तो कार्बोनेट का वैलेंसी कहाँ जाएगा? सोडियम के पास, ये हो जाएगा Na2CO3। कैसे लिखे सोडियम कार्बोनेट? फिर से सोडियम का सिंबल Na और कार्बोनेट CO3। सोडियम की वैलेंसी 1 लिखने की जरूरत नहीं, और कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो 2 कहाँ गया? सोडियम के नीचे में, अदल बदल कर देना है, इसकी वैलेंसी उसके पास, उसकी वैलेंसी इसके पास। तो यहाँ पे देखें सोडियम कार्बोनेट हुआ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट कराना है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, उसको जब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब इन दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ ये बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये जो कार्बोनेट है
CO3 ये टूट जाएगा और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे बन जाएगा CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि सोडियम और क्लोरीन तो आ गया और कार्बोनेट टूटने के बाद CO2 बना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम हमारा बच रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन करते हैं तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, वाटर का। तो प्लस क्या हो जाएगा, H2O। यानी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन को नोटिस देने वाला अगर कोई इवेंट्स है तो इवेंट्स है इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और गैस का फॉर्मेशन हमें दिख जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, और हम लोग समझ लेंगे कि दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, some chemical reactions can be characterized by the evolution of gas। इसका एग्जांपल अभी हमने दो एग्जांपल आपने देखा कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन से जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, whereas the chemical reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas। यानी जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान देंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना मस्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे रिएक्शंस को बैलेंस करना, और बैलेंस करने के लिए हम लोग सीखते भी जाएंगे कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या है रूल्स, बैलेंस का मतलब ये होता है जैसे हम लोग तराजू लेते हैं, उनका दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जो ये एरो साइन है और एरो साइन के लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है और एरो साइन के बाद में जो राइट साइड में जो प्रोडक्ट आ रहा है, दोनों में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इक्वल होने चाहिए। एटम्स इक्वल होगा, बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए जो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब नंबर को चेंज कर सकते हैं। बट नीचे का जो नंबर है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये वैलेंसी एक्सचेंज करने के बाद आता है, ये अपने मन से ही नीचे के नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑटोमेटिक बदल जाएगा। वैसे इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो जिंक 1 एटम है, यहाँ भी जिंक का 1 एटम इक्वल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, इस साइड भी हाइड्रोजन का 2 एटम्स इक्वल है। सल्फर 1 एटम है, यहाँ भी सल्फर 1 एटम। ऑक्सीजन 4 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो क्या देख रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट नीचे वाला रिएक्शन को देखते हैं। यहां अगर देखा जाए तो सोडियम के 2 एटम है, बट यहाँ पर सोडियम का 1 ही एटम। अगर हमें इसका नंबर ऑफ एटम चेंज करने का अलावा होता तो आराम से यहाँ पे 2 कर देते, लेकिन इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या बदलेंगे, सोडियम का 2 एटम है तो यहाँ पे 2 एटम लगाना होगा। तो इस तरह से सोडियम का 2 हो गया। लेकिन जब यहाँ सोडियम का 2 किए तो क्लोरीन का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन तो 1 ही है, तो क्लोरीन का 2 है तो इसके लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 2 किए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड तो हाइड्रोजन 2 है ही, अच्छी बात है। कार्बन का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम्स है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम्स और 1 एटम दोनों मिलकर के
3 एटम्स हो गए, यानी कि यहाँ इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। फिर से इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सोडियम का 2 एटम्स, यहां भी सोडियम का 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम, यहां भी कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, ऑक्सीजन का 2 और 1 एटम, 3 एटम हो गया। हाइड्रोजन का 2 एटम, यहां भी हाइड्रोजन का 2 एटम, और क्लोरीन का 2 एटम, यहां भी क्लोरीन का 2 एटम। यानी इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो था इवोल्यूशन ऑफ गैस, और इस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रिसिपिटेट के बारे में जानना होगा। व्हाट इज प्रिसिपिटेट? प्रिसिपिटेट है क्या? प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। सॉलिड प्रोडक्ट formed by the reaction of 2 or more solutions। ध्यान देंगे, प्रिसिपिटेट क्या है? सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। यानी अगर 2 सॉल्यूशंस हैं लिक्विड के फॉर्म में, और उन दोनों के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो सब्सटेंस क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट।